अभी कुछ दिन पहले की ही बात है जब पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बार सुनवाई के दौरान कहा था कि शरणार्थियों की मौजूदगी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है और भारत के सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ये कदम अब जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि भारत ने पहले ही कई शरणार्थियों को शरण दे रखी है, लेकिन अब संभव नहीं है। ऐसा ही फैसला अब सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। और अब एक बार फिर सरकार के कूटनीतिक मिशन का हिस्सा बनकर आ रहे हैं जाने माने पत्रकार राजनेता एमजे अकबर। नरेंद्र मोदी सरकार में क्यों शामिल किया गया है, बताएंगे आपको। और देश में छुपे गद्दारों को, देश के खिलाफ जासूसी कर रहे देशद्रोहियों को अब सरकार छोड़ने वाली नहीं है। एक एक करके सब सामने आ रहे हैं। क्या है अपडेट, आज के शो में बताएंगे आपको। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। देश के जाने माने पत्रकार और राजनेता एमजे अकबर एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि एक बार फिर एमजे अकबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में वापसी हो गई है। कभी पत्रकारिता में अपने तीखे लेखन के लिए जाने जाते थे अकबर, लेकिन वक्त बदला तो फिर मीटू विवादों में उलझ गए और मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। और अब एक बार फिर सरकार के कूटनीतिक मिशन का हिस्सा बनकर वैश्विक राजनीति में वापसी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें 7 डेलीगेशन में से एक में शामिल किया है। इन्हें रविशंकर प्रसाद के साथ रखा गया है, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखेंगे। ये न केवल उनकी वापसी के संकेत हैं, बल्कि एक बार फिर उनके अनुभवों को राष्ट्रीय हित में लेने की एक बड़ी रणनीति भी है। एमजे अकबर का नाम भारतीय पत्रकारिता के उस दौर से जुड़ा है जब अखबारों की धार लेखनी से तय होती थी। द टेलीग्राफ और एशियन एज जैसे प्रमुख अखबारों की स्थापना की उन्होंने पत्रकारिता को एक नई दिशा दी। उनकी लिखी हुई कुछ किताबें भी हैं। जो फेमस किताब है वो है नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया और कश्मीर बिहाइंड द वेल। आज भी इतिहास और राजनीति के गहन अध्ययनों में ये दोनों किताबें बहुत मायने रखती हैं। इधर मीटू आंदोलन जब शुरू हुआ तो मीटू आंदोलन के दौरान कई महिला पत्रकारों ने उन पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। इनमें पत्रकार प्रिया रमानी भी शामिल रही, जिनके खिलाफ अकबर ने भी मानहानि का मुकदमा दायर किया। हालांकि अदालत ने रमानी को बरी कर दिया और इस फैसले के खिलाफ फिर अकबर ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की। 7 साल पहले 2018 में मीटू विवाद के आरोपों के बाद एमजे अकबर को विदेश राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था और वे राजनीतिक रूप से एक तरह से हाशिए पर चले गए थे। लोग भूल गए थे एमजे अकबर को। अब नई भूमिका में वापसी कर रहे हैं। ये डेलीगेशन यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली और डेनमार्क का दौरा करेगा, जिसमें इनको शामिल किया गया है। एमजे अकबर की कूटनीतिक समझ इस मिशन में अहम भूमिका निभा सकती है। एमजे अकबर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ पहले भी मुखर रहे हैं, हमेशा बोलते रहे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना की भी जमकर तारीफ की है। उन्होंने पीएम मोदी की भी तारीफ करते हुए कहा था कि लोग जो सोच भी नहीं सकते उन्होंने मुमकिन करके दिखाया है। दरअसल 2018 में मीटू विवाद से अकबर के करियर को तगड़ा झटका लगा था। 2021 में दिल्ली की एक अदालत ने रमानी को तो बरी कर दिया, जिसके खिलाफ अकबर ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की। इस विवाद ने उनकी पब्लिक इमेज को काफी डैमेज किया था। 1989 में अकबर ने बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद के रूप में राजनीति में कदम रखा था और 91 में ये सीट फिर हार गए थे। 2014 में फिर बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद नई राजनीतिक पारी शुरू हुई, एक नया मोड़ लिया। 2015 में राज्यसभा सांसद बनने के बाद 2016 में फिर मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री बनाए गए। इस दौरान इन्होंने भारत की कूटनीति को विश्व मंच पर बड़ी मजबूती से रखने में अपना योगदान दिया। अब देखेंगे नई पारी में एमजे अकबर क्या दिखाते हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है, जो देश के हित में घुसपैठियों और शरणार्थियों के खिलाफ है और घुसपैठियों की पैरवी कर रहे लोगों के विरोध में भी है। जी हां, शरणार्थियों के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए आज एससी ने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है और 140 करोड़ लोगों के साथ पहले ही भारत संघर्ष कर रहा है। और बिल्कुल सटीक बात कही है माननीय ने, क्योंकि शरणार्थियों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त रुख अपनाया और कड़ी फटकार लगाते हुए साफ कहा है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं।
दुनिया भर से आए लोगों को शरण देने का यहाँ कोई औचित्य नहीं है। भारत ऐसे लोगों को शरण क्यों दे? सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया कि भारत 140 करोड़ लोगों के रहते पहले ही संघर्ष कर रहा है। हर जगह से आए शरणार्थियों को शरण देना अब संभव नहीं। शरणार्थियों को शरण देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है, जो इस देश में रहने वाले तमाम भारतीयों को एक तरह से खुश करने वाला फैसला है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने श्रीलंका से आए तमिल शरणार्थी को हिरासत में लिए जाने के मामले में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया है और इस मुद्दे पर बड़ी टिप्पणी की है। श्रीलंका के याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो एक श्रीलंकाई तमिल हैं जो वीजा पर यहाँ आए थे। उसे अपने देश में उनकी जान को खतरा है। तो याचिकाकर्ता बिना किसी निर्वासन प्रक्रिया के लगभग 3 वर्षों से नजरबंद है। इस पर जस्टिस दत्ता ने पूछा, यहाँ भारत बसने का आपका क्या अधिकार है? वकील ने फिर दोहराया कि याचिकाकर्ता एक शरणार्थी है। इस पर दत्ता ने फिर कहा कि भारत कोई ऐसा देश नहीं है जहां दुनिया भर के शरणार्थी आकर बस जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या भारत को दुनिया भर से आए शरणार्थियों को शरण देनी चाहिए? हम 140 करोड़ लोग तो पहले से ही हैं। ये कोई धर्मशाला है? हम हर जगह से आए लोगों को शरण देने में सक्षम नहीं है। इससे पहले पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भी एक बार अपनी सुनवाई के दौरान ऐसा ही कहा था। जब शरणार्थियों की मौजूदगी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है, तो भारत के सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ये कदम जरूरी हो जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि भारत ने पहले ही कई शरणार्थियों को शरण दी है, लेकिन अब ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। लोकसभा में इमिग्रेशन बिल पर चर्चा करते हुए गृहमंत्री ने भी साफ कहा था कि ये देश कोई धर्मशाला नहीं। यही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही है। अमित शाह ने यह भी कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा करने वालों को अब देश में घुसने नहीं दिया जाएगा, और यही बात सुप्रीम कोर्ट आज बार बार कह रहे हैं। तो एक तरह से ये आईना दिखाया है सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को जो शरणार्थियों को बॉर्डर से क्रॉस कराते हैं, बॉर्डर से लेकर आते हैं और अपना वोट बैंक बनाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आज देश में जरूर खुशी होगी। और इधर बात करें, पूर्व जनरल बिपिन रावत ने जोर देकर कहा था कि हमें 2.5 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होगी। युद्ध से निपटने के लिए भारत को अंदर के आधे मोर्चे से निपटना होगा। दरअसल ये आधा मोर्चा पाकिस्तान और चीन से भी ज्यादा खतरनाक है। आपको बता दें, भारत के पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हरियाणा और पंजाब से 11 दिन में 7 पाकिस्तानी जासूस पकड़े जा चुके हैं। पहले 8 मई को मालेरकोटला में 2 जासूस पकड़े गए। 13 मई को पानीपत से नोमान इलाही गिरफ्तार हुआ। इसके बाद पुलिस ने हिसार, नूह, कैथल और जालंधर से 7 जासूस गिरफ्तार किए। इन सभी की गिरफ्तारी के बाद कुछ कॉमन चीजें सामने आई हैं, जिसमें जासूसी के 6 आरोपियों के वीजा को लेकर नई दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी से संपर्क किया गया। हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के तो पाकिस्तानी एम्बेसी अधिकारी दानिश से लिंक तक निकल आए हैं, वीडियो चलाए जा रहे हैं। इन सभी ने पाकिस्तान की यात्रा भी की है। खास बात यह है कि ये सभी 20 से 35 साल की उम्र के बीच के हैं और ये सब युवा हैं। इस उम्र में पैसा और हनी ट्रैप के लालच में फंसना बेहद आसान है। वहीं सभी मिडिल क्लास फैमिलीज से हैं, जहां पैसों की अक्सर कमी रहती है, अभाव रहता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पता चलता है कि इंटेलिजेंस और पुलिस ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान से जुड़े लोगों पर नजर बनाकर रखी थी। इनके कॉल, इनकी चैटिंग को इंटरसेप्ट किया जा रहा था। वहीं इनके पाकिस्तानी जासूस होने का भी पता चला, जिससे ये जांच के दायरे में आ गए, जिसके बाद इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। बताया जा रहा है इन सभी लोगों को बड़ी ही सूझबूझ के साथ भारत में प्लांट किया गया था और इन सभी को सेना की गतिविधियों पर नजर बनाए रखने के आदेश थे। दरअसल इन सभी लोगों की उम्र कॉमन होने के पीछे एक वजह यह भी हो सकती है कि इस उम्र में ब्रेन की कैपेसिटी और रिएक्टिंग पावर काफी अच्छी होती है। ऐसे में इन लोगों से पैसे के लालच में आप कुछ भी करवा सकते हैं। साथ ही कम उम्र होने की वजह से शक की गुंजाइश भी कम होती है। यही वजह है कि कम उम्र में गलत रास्ते पर देश के खिलाफ ये काम करने लगे। इतने लालच में आ गए कि ये होश ही नहीं रहा कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की जमकर मरम्मत होनी चाहिए अब, ताकि कई पुश्तें याद रखें ऐसे देशद्रोहियों को। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।